डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो सीरीज है, इसमें हम आरगोर एंड गुप्ता के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में अगर टेंशन में जो है अलाउड है वो 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस्ड सेक्शन के लिए। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बैलेंस्ड सेक्शन एक्चुअली में एक्स यू इक्वल टू होता है के डी, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसका क्वेश्चन है, और के यहाँ पर इक्वल होता है एम सी अपॉन टी प्लस एम सी। सी यहाँ पे कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस है वो है, टी है वो स्टील में जो स्ट्रेसेस है वो है। अब बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, एक साथ में जो क्रिटिकल स्ट्रेसेस है वो रीच होंगे, कंक्रीट के जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस है वो रीच होगा, और उसी टाइम पे स्टील में जो स्ट्रेस है वो इक्वल होगा मैक्सिमम अलाउएबल मैक्सिमम परमिसिबल जो स्टील का स्ट्रेस है उसके। तो यहाँ पर C इक्वल हो जाता है सिग्मा CBC के, और T इक्वल हो जाता है सिग्मा ST के। अब यहाँ पर आपको सिग्मा CBC नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपको ये तो पता होगा कि 280/3 सिग्मा CBC होता है, ये m की वैल्यू होती है, और हमें पता चल गई कि बैलेंस्ड सेक्शन है तो C विल बी इक्वल टू सिग्मा CBC। तो m की वैल्यू हम ये रखें 3 सिग्मा CBC इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई T प्लस 280/3 सिग्मा CBC इंटू सिग्मा CBC। इसमें यहाँ सिग्मा CBC से CBC कैंसिल हो गया, 280/3T प्लस 280। यहाँ पर आपको T की वैल्यू दी गई है 140, बेसिकली सिग्मा ST दिया गया है और बैलेंस्ड सेक्शन है तो T सिग्मा ST के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 140 आप वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4D। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि 50 kg का सीमेंट का बैग है, M15 ग्रेड की कंक्रीट अगर हमें बनानी है तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो क्या होगा। देखने में स्टूडेंट्स को लगता है न्यूमेरिकल है इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है, बट ये कोडल प्रोविजन से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये टेबल दी गई है प्रोपोर्शंस ऑफ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। अगर M15 की बात करें तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट्स बाय मास पर 50 kg सीमेंट होगा वो ये 330 होगा, और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg ऑफ सीमेंट मैक्सिमम वाला जो है वो 32 होगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 32 लीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी इफेक्टिव डेप्थ अगर 0.5 मीटर है तो मैक्सिमम स्पैन क्या होगा इसका टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। क्या होता है कि जब भी हम बीम को डिजाइन करते हैं तो उसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो पर लिमिटेशन लगाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ही कम डेप्थ की और बहुत ही ज्यादा लंबी बीम डिजाइन कर दी तो वैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो की लिमिटेशन लगाई गई है। वैल्यूज आपको याद रखनी है, कैंटिलीवर के साथ होती है, सिंपली सपोर्टेड की 20 और कंटिन्यूअस की 26। क्वेश्चन में आपसे कैंटिलीवर का पूछा है तो L/D, यहाँ पर ये D होता है स्मॉल वाला इफेक्टिव डेप्थ और ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू 7। यहाँ पे L आपको निकालना है तो L आ जाएगा 7 इंटू 0.5 3.5 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया वैसा ही है, दो डिफरेंस है, एक तो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है तो जो रेशियो वहां पर 7 था वो रेशियो L/D का यहाँ पर अब होगा 20। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर स्पैन की जो लेंथ है वो 10 मीटर से ज्यादा है, और जो L/D की वैल्यूज कोड में दी गई हैं उनको हमें मॉडिफाई करना है। जैसे L/D है ये 10 मीटर की लेंथ तक का अगर स्पैन है तो होती है 20, अगर इससे बड़ा स्पैन है तो फिर इस वैल्यू को हम और भी कम कर देते हैं, लेंथ को हम और रिड्यूस करते हैं, यह हम ये कह सकते हैं विड्थ को और ज्यादा, थिकनेस को सॉरी डेप्थ को और ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि डिफ्लेक्शन कम हो। तो 20 को हम गिवन स्पैन 10 डिवाइडेड बाई गिवन स्पैन इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो 20 अलाउड था पहले अब वो अलाउड है सिर्फ 2/3
और ये 40/3। तो अब जो 20 था वो वैल्यू अब रिड्यूस होगी 40/3 हो गई है। अब आपको निकालना है मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ। तो एल तो आप लोगे 15 मीटर है, mm में 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डी, दिस शुड बी इक्वल टू 40/3। और यहाँ से डी आ जाएगा 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 40। जीरो से जीरो कट गया, 4 का इसमें हम करेंगे तो 3, 1500 में 4 का डिवाइड करना है, 4 3 12 3 7 5 375, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 22। तो ये 1 मीटर से ज़्यादा आ रहा है। आंसर की में गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, वहाँ पर आई थिंक बी दिया गया है या ए हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक कंटिन्यूअस स्लैब है 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज की, तो मिनिमम ओवरऑल डेप्थ क्या होगी स्लैब की टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स। तो पिछले दो क्वेश्चन में हमने देखा बीम के केस में कैसे हम L/D रेशियो पर कंट्रोल करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं ताकि डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ना आए। तो सेम यही बीम के केस में भी होता है। अब बीम अगर वन वे बीम है, वन वे बीम क्या है कि L/D जो L लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान का जो रेशियो है, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 तो हम उसको वन वे, उसको बीम के जैसे डिजाइन कर देते हैं, वन वे स्लैब कंसिडर करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल 10 इंटू 1 मीटर की है आपके पास कोई स्लैब, ये वाली डायमेंशन 1 मीटर है, ये वाली 10 मीटर है, तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि आप उसको यूनिट विड्थ का बीम का लेके डिजाइन कर सकते हो क्योंकि बीम के जैसा ही ये स्ट्रक्चर है। बट अगर ऐसा है जैसे क्वेश्चन में दिया है 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर का, तो अब क्या होगा, इसके दोनों डायमेंशन सिग्निफिकेंट है। अब इसको स्लैब के जैसे डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाई 3 ये ग्रेटर देन 2 नहीं आ रहा है, तो ये वन वे स्लैब ना होगी, टू वे स्लैब होगी। अब टू वे स्लैब में क्या होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ध्यान में ये इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि जो भी हम निकालेंगे, लिमिट्स लगाएंगे, वो जो शॉर्टर स्पैन है उस पर लगाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं थोड़ी डायमेंशन चेंज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा विजिबली अच्छे से हो पाए इसके लिए। मान लिया ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन की अगर बात करूँ तो 5 मीटर के अलोंग अगर मैं डिफ्लेक्शन निकालती हूँ तो मेरा डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा। तो दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लॉन्गर वाला जो स्पैन है वो क्यों नहीं ले रहे हैं। बट हो क्या रहा है, जैसे कि मैं कोई एक पॉइंट लेती हूँ, पॉइंट 1 कंसिडर किया मैंने 5 मीटर वाले स्पैन पे, बट ये सेम 3 मीटर वाले स्पैन पर भी तो लोकेटेड है। तो 5 मीटर के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होना चाह रहा था, बट 3 मीटर वाला इसको कंट्रोल करता है, डिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। तो यहाँ पर हम स्मॉलर वाला जो स्पैन है वो लेंगे, पहली बात। दूसरा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, क्राइटेरिया ये है कि सिंपली सपोर्टेड अगर स्लैब है तो 35 होगा और कंटिन्यूअस अगर है तो 40 होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अब रहता है वो ये कि अगर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स हैं Fe415 है जैसे, तो उस केस में इन वैल्यूज को हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो 40 था वो अब 32 ही हो जाएगा। क्वेश्चन में Fe415 का कुछ दिया नहीं गया है तो हम सिंपली इसको Fe250 के जैसे मानेंगे, ये वाली वैल्यूज हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर डी, ये जो रेशियो होता है ये L/D का होता है, बीम वाले में स्मॉल डी का था इफेक्टिव डेप्थ का, यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ है। L/D का रेशियो आ जाएगा, कंटिन्यूअस स्लैब है तो 40। और अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, एल आपको दिया गया है, स्मॉलर वाला एल आप लोगे तो 3000 डिवाइडेड बाई 40, और इसको अगर आप ये सॉल्व करोगे तो 75 आ जाएगा, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि फ्लैट स्लैब है कोई जिसके पैनल का साइज दिया गया 6 मीटर इंटू 6 मीटर, तो IS कोड के अकॉर्डिंग कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप की विड्थ क्या होगी। तो स्लैब में क्या होता है, हम उसको स्ट्रिप्स में पार्ट डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसका डिजाइन करते हैं। अब कोड में स्टैंडर्ड तरीका दिया गया है कैसे स्ट्रिप्स बनानी है डिजाइन के पर्पज से, तो वहाँ पे हम जो पैनल है उसको कॉलम स्ट्रिप्स में और मिडिल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तो इसमें इसकी सेंटर लाइन से और इसके सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस,
इसकी एक तो ऐसे विड्थ होगी, ये तो होगी कॉलम स्ट्रिप, और बीच में जो बचा ये हो जाएगा मिडिल स्ट्रिप। ये विड्थ वाले डायमेंशन की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आपको 6 मीटर इंटू 6 मीटर दिया गया है। अगर आपको ऐसा दिया गया हो 6 मीटर इंटू 4 मीटर, तो सबसे पहले तो स्मॉलर वाला डायमेंशन आप वो लोगे, क्योंकि ये स्ट्रिप डिसाइड करने के लिए कोड में दिया है कि स्मॉलर वाला डायमेंशन है वो यूज करना है। अब आपको दिया गया है यहाँ पर 6 मीटर, इट मीन्स आपको ये वाली डायमेंशन दी गई है 6 मीटर। अब बेसिक रूल क्या कहता है कि सेंटर लाइन से LX/4 इधर की तरफ, LX/4 इधर की तरफ, ये टोटल कॉलम स्ट्रिप होगी। तो सेंटर लाइन से LX/4 इधर, LX/4 इधर, तो टोटल कितनी हो गई है, 3 मीटर हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पर होगा, सेंटर लाइन से 1.5 मीटर इधर LX/4 और 1.5 मीटर इधर। अब ये डिस्टेंस हो गई 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई 1.5 मीटर, और आपको पता है पैनल का साइज 6 मीटर है, यानी दो कंटिन्यूस कॉलम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो 3 मीटर तो ये चली गई, बीच में जो बचा मिडिल स्ट्रिप की वो भी 3 मीटर बचेगी अब, क्योंकि 6 - 3 करोगे आप। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो सी आ जाएगा। ध्यान रखना है, लेकिन अगर इक्वल डायमेंशन नहीं दी है तो ये सारी कैलकुलेशन आप छोटी वाले डायमेंशन के लिए कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, मैंने मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि वहां पर पुराने कोडल प्रोविजन के हिसाब से था, बट आंसर सेम रहेगा, अभी भी सेम ही है जो अजम्पशंस है वो। इसमें पूछा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में डिजाइन पर्पज से हम क्या लेते हैं। तो LSM मेथड में ये दो डायग्राम आपको हमेशा हमेशा याद होने चाहिए। स्ट्रेस ब्लॉक इस तरीके से बनता है, इनिशियली ये पैराबोलिक वेरिएशन होता है, इसके बाद एक पॉइंट पर जाके स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पर ये वाला स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू होती है 0.46 FC के, 0.446 FC के, जिसको कभी कभी राउंड ऑफ करके 0.45 FC के भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी IS कोड के अकॉर्डिंग है। इसमें पूछा है स्ट्रेन ब्लॉक के लिए कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा। तो ये स्ट्रेन का डायग्राम है, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन 0 होता है, यहाँ पर एक पॉइंट पर होता है 0.002, जहां तक की स्ट्रेस ब्लॉक है वो पैराबोलिक है, और उसके बाद में ये मैक्सिमम होता है यहाँ पर जो होगा 0.0035। तो ये वैल्यूज आपको सारी याद होनी चाहिए, डायग्राम याद होना चाहिए, बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि W1, W2, W3, W4 चार वेट हैं एग्रीगेट्स के सैंड के, किस किस सिचुएशन में। W1 ओवन ड्राई है, W2 एयर ड्राई है, W3 है ये सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राई है। सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राई का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट के अंदर जो भी पोर्स हैं वो तो सारे वाटर से फिल हुए हुए हैं, बट उसकी सरफेस पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक तो ये हो कि सरफेस पर वाटर नहीं है और अंदर से ड्राई हो, ऐसे में क्या होगा, जो उस कंक्रीट है उसमें से एग्रीगेट्स है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर को। अगर सैचुरेटेड है अंदर के वॉइड्स और सरफेस पर एक्स्ट्रा वाटर है इस तरीके से, तो ये सरफेस पे जो एक्स्ट्रा वाटर है ये कंक्रीट में वाटर ऐड करेगा, तो जो WC रेशियो हम लेके चल रहे हैं उससे बढ़ जाएगा हमारा WC रेशियो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और आइडियली हम डिजाइन करते हैं, हम वहां पर ये मान के चलते हैं कि हमारे एग्रीगेट्स हैं वो सैचुरेटेड है और सरफेस ड्राई है, यानी उनको जितना सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब करना है उतना वो कर चुके हैं, और उनके पास कोई एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं है जो वो कंक्रीट में ऐड करेंगे। हालांकि आइडियल कंडीशन है, रियल में ऐसा नहीं होता है। अब W4 है वो मॉइस्ट कंडीशन में है, जो टोटल वेट है वो हमसे पूछा मॉइस्चर कंटेंट। जनरली मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट को हम काफी सारे क्वेश्चंस में सेम भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म समझनी है। बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, इस कंडीशन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा वाटर है एग्रीगेट्स के पास में जो कंक्रीट में कंट्रीब्यूट करेंगे उसको मॉइस्चर कंटेंट बोला जाता है, जो फ्री मॉइस्चर है उसके पास में। तो फ्री मॉइस्चर क्या होगा, जो ये सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राई वाला जो है, और उसके अलावा मॉइस्ट कंडीशन, इन दोनों का डिफरेंस। ओवन ड्राई मतलब अंदर भी वाटर नहीं है सरफेस पे भी नहीं है, एयर ड्राई मतलब थोड़ा बहुत वाटर बचा हुआ होगा, मॉइस्ट कंडीशन यानी कि
अंदर के पोर सेचुरेटेड है और सरफेस पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है। तो ये W4 और W3 का हम डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट। ये है फ्री मॉइस्चर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया है कि ओवन ड्राई सैंड एंड एयर ड्राई सैंड है 500 ग्राम 520 ग्राम, मतलब ओवन में ड्राई किया तो 500 ग्राम वेट था, एयर में ड्राई किया तो 520 ग्राम है। सेम सैंड है सेचुरेटेड बट सरफेस ड्राई कंडीशंस में इसका वेट है वो 525 ग्राम है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा सैंड का। अब यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन इक्वल होता है सेचुरेटेड सरफेस ड्राई माइनस ओवन ड्राई, क्योंकि ओवन ड्राई कंडीशन में बिल्कुल भी वाटर नहीं था और सेचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में कितना वाटर है, इनका डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कितना वाटर है वो अब्जॉर्ब किया है सॉइल ने। ये हम ये कह सकते हैं कि टोटल कितना वाटर है जो कि वॉइड्स के अंदर गया है। तो अब आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है 525 माइनस 500 यानी 25 ग्राम आ रहा है। सैंपल का वेट है 500 इंटू 100, तो ये 5 ये 100 और ये आ जाएगा आपका 5%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो है रिक्वायर्ड जो फुल हाइड्रेशन के लिए, वो क्या होगा सीमेंट के लिए। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखने हैं। एक तो होता है केमिकली बाउंड वाटर जो कि जो रिएक्शंस वगैरह है उनमें यूज होता है, वो होता है 23%, और इसी के साथ में जो जेल्स जो CSS जेल बनता है उस जेल के स्मॉल पोर्स में कुछ वाटर स्टोर होता है जो कि होता है 12%। तो टोटली यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी 38%। किसी को ये डाउट आ सकता है कि जेल वाटर है तो ये तो रिएक्शंस में नहीं यूज हो रहा होगा, लेकिन जेल वाटर है वो उतना वहां पे रहेगा ही। अगर हम इतना वाटर ये जेल वाटर एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो उस केस में फिर रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी। और अगर इससे अलावा हम एक्स्ट्रा वाटर उसमें ऐड करते हैं वर्केबिलिटी इंक्रीज करने को या किसी और पर्पज से, तो वो सारा कैपिलरी पोर्स में स्टोर होता है और वीकनेस प्रोवाइड करवाता है सीमेंट को। तो यहाँ पर नियरेस्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए है कि मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा, एक कंप्रेशन एनफोर्समेंट दिया गया है जिसका इफेक्टिव कवर डी है उस लेवल पर। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ये है स्ट्रेन डायग्राम, ये वाला स्ट्रेस डायग्राम है। यहाँ पर डी कवर है यानी हमारा कंप्रेसर एनफोर्समेंट दिया गया है यहाँ पर टॉप सरफेस से डी डेप्थ पर, तो इस लेवल पर हमें मैक्सिमम स्ट्रेन निकालना है। अब यहाँ पर हम ये अगर ये ब्लू कलर वाला अगर ट्राइंगल कंसिडर करें तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल थीटा है, बेस ये परपेंडिकुलर 0.0035 डिवाइडेड बाई बेस जो कि है XU है वो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है कंप्रेशन फाइबर से। दिस शुड बी इक्वल टू, अगर मैं स्मॉलर वाला ये रेड वाला ट्राइंगल अगर कंसिडर करूं तो tan थीटा हो जाएगा x जो कि अननोन है, जो कि ये वाला ये मैग्नीट्यूड है स्ट्रेन का जो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई XU माइनस डी, क्योंकि अब मुझे ये वाली डिस्टेंस लेनी है, ये वाली डिस्टेंस है वो बेस होगी, तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस डी मैंने XU में से घटा दी तो ये आ गया। अब अननोन जो x है वो मुझे निकालना है, उसको मैं लिख सकती हूँ XU माइनस डी अपॉन XU इंटू 0.0035। XU को अगर मैं डिवाइड करूं तो इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस डी XU 0.0035। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए है कि एक डीप बीम है, इसकी ओवरऑल डेप्थ 5 मीटर है, इफेक्टिव डेप्थ 6 मीटर है, तो लीवर आर्म क्या होगा अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम हुई तो, और कंटिन्यूस बीम हुई तो उस केस में लीवर आर्म क्या होगा। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीप बीम कौन सी बीम होती है, यहाँ पर तो ये दे दिया गया है बट काफी बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल जो डेप्थ है L डिवाइडेड बाई कैपिटल D, ये अगर लेस देन 2 आ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये डीप बीम होगी, और ये लेस देन 2.5 आ रहा है तो उस केस में ये मतलब कंटिन्यूस बीम है और L बाई डी 2.5 से कम आ रहा है तो ये डीप बीम होगी।
अब यहाँ पर कोड में डायरेक्टली फॉर्मूले दिए गए हैं कि कैसे डीप बीम की लीवर आर्म कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने कोड का ही यहाँ पर ऐड किया हुआ एक पेज। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हुई, L/D रेशियो 1 और 2 के बीच में है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 1 से भी लेस है L/D रेशियो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर L/D हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है 6/5, यानी 1 से तो ग्रेटर आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले Z सिंपली सपोर्टेड के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो 0.8 L प्लस 2D हो गया। ये वैल्यूज रखोगे 0.26 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 3.2 मीटर। कंटिन्यूअस के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला होता है 0.26 प्लस 1.5 इंटू 5, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2.7 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक पी लोड लगाया गया है जी सेंट्रिसिटी पे। यहाँ पर सेंट्रिसिटी आपको ये जो दिख रही है ये स्मॉल जी है, लोड है वो पी है प्रीस्ट्रेसिंग वाला। ये लगाया गया है एक कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू जो बीम पर एक्ट करेगा उसको बैलेंस करने के लिए। हमसे पूछा है कि डब्ल्यू क्या है जिसके लिए हमने प्रीस्ट्रेसिंग की है। तो जहां पर भी लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट प्रीस्ट्रेसिंग में यूज हो रहा है वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो लोडिंग के कारण आ रहा है वो इक्वल होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो प्रीस्ट्रेसिंग के कारण आ रहा है, और ये अपोजिट नेचर के होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो प्रीस्ट्रेसिंग के कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा P इंटू जी। P लोड लग रहा है जी एसेंट्रिसिटी पे। लोडिंग के कारण अगर इस तरीके से पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये जो सेंटर पर है ये होता है WL/4। अब W आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा 4PG/L और D हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दिया है कि एक सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन है रेक्टेंगुलर बीम, उसके लिए MU लिमिटिंग क्या होगा। तो कंप्रेसिव फोर्स है वो ये होता है 0.36 FCK/BXU, और बैलेंस सेक्शन है तो उसके लिए लीवर आर्म होगी D-0.42 XU मैक्स। XU मैक्स का क्या रिलेशन होता है, XU मैक्स बाई D इक्वल होता है 0.5313 के FE250 में, और ये इक्वल होता है 0.48 के अगर 415 है तो, और 0.46 होगा FE500 के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि कौन सा स्टील यूज किया गया है, तो आपको तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा और उसी से आपको पता लगेगा कि किसके लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे, जो 0.42 XU मैक्स है तो XU मैक्स की जगह एक बार तो आप रखोगे 0.5313, एक बार 0.48 लिखोगे, तो जब 0.48 यहाँ पे रखोगे तो आपका आंसर आएगा वो 0.138 ऐसे कुछ आएगा, 0.1381। तो वो नियरेस्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी के, तो ये आंसर हो जाएगा। और काफी लोग डायरेक्टली MU लिमिटिंग का भी फॉर्मूला याद रखते हैं, तो आपके लिए अगर फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल है तो आप डायरेक्टली वो भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए है कि एक सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी 30 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ है, न्यूट्रल एक्सेस है वो टॉप से 12 सेंटीमीटर नीचे है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो अटेन हो रहा है कंक्रीट में वो 50 है, और मॉड्यूलर रेशियो वो 18 है। तो स्ट्रेस जो स्टील में डेवलप होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर एक तो आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ही क्वेश्चन है क्योंकि M दिया है यहाँ पर, और उसमें XU इज इक्वल टू होता है KD। ये फॉर्मूला तो दोनों में ही हम लिखते हैं। K की वैल्यू होती है WSM में ये होती है MC प्लस अपॉन T प्लस MC। मॉड्यूलर रेशियो है C कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो है। अब यहाँ पर C आ गया 50, M की वैल्यू है 18, K आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको XU और D पता है। XU है 12 इंटू K इंटू D, यहाँ से D आपका आ गया 12/30 क्योंकि D 30 है, तो ये 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर K पता है, M पता है, C पता है, तो T निकाल सकते हैं। ये 0.4 इज इक्वल टू M 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाई T प्लस 18 इंटू 50। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप सोल्व करोगे तो T आपका आ जाएगा 1350। आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम है, प्री स्ट्रेस्ड बीम है, उसमें फोर्स लग रहा है वो 2500 किलो न्यूटन लग रहा है। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से इसको डिजाइन किया गया है। इफेक्टिव स्पैन 10 मीटर है। लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये बीम कैरी कर रही है वो 40 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो सेंटर में डिप कितना होगा? यहाँ पे लोड बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, जो भी लोडिंग के कारण मोमेंट आ रहा है उसको कंपनसेट करता है जो प्री स्ट्रेसिंग के कारण मोमेंट आ रहा है वो। तो यहाँ पर सेंटर पे लोडिंग अगर इस तरीके से यूडीएल लग रहा है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है लोडिंग बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला सेंटर पे, अगर यूडीएल है तो एम निकाल लोगे आप यहाँ से। एम होगा 40 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आ गया 500 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको इतना मोमेंट जनरेट करने के लिए 2500 किलो न्यूटन का लोड कितने डिस्टेंस पर लगाना पड़ेगा? तो 2500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500। एक्स आपका मीटर में आएगा, 5/2500, ये आ गया 1/5 मीटर यानी 200 mm, ऑप्शन बी। अगर एस वी वन स्पेसिंग है mm में, 1 मीटर को हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 mm आ गया। तो एस वी वन स्पेसिंग पे हम एक बार दे रहे हैं तो 1000 mm में टोटल कितनी बार देंगे? डिवाइडेड बाई एस वी वन। इतने नंबर ऑफ बार्स होंगे 1 मीटर में, तो 1 मीटर में AST कितना हो जाएगा? इसको हम एक बार के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/4 इंटू 5/1 का स्क्वायर। इसको अब हमें इक्वेट कर देना है दूसरी φ2 की बार है और दूसरी जो SV2 स्पेसिंग है उसकी टर्म में, जो AST है उसको इक्वेट कर देना है। तो ये आएगा π/4 इंटू 5/2 का स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन SV2, क्योंकि अब स्पेसिंग SV2 है तो नंबर ऑफ बार्स 1000 अपॉन SV2 होंगी। अब यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर, 1000, 10 वाली की स्पेसिंग है 10 mm और 10 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 लिख देते हैं। π/4 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई SV2 जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ से SV2 आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये स्पेसिंग आपकी आ रही है mm में स्पेसिंग आ रही है, और इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 से डिवाइड कर दोगे। 1000 तो दोनों जगह ही है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये mm में आ रही है इतनी 144 mm, जिसका सेंटीमीटर में हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस जो है टॉप बीटी वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। M150 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया गया है। तो IS 456 के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट क्या होगा? मतलब कितनी लेंथ तक वो बार है वो बीम के अंदर एम्बेडेड होनी चाहिए। तो बेसिकली डेवलपमेंट लेंथ आपसे पूछी गई है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है LD इज इक्वल टू सिग्मा ST इंटू डाया अपॉन 4 टो BD। अब यहाँ पर ये सिग्मा ST दिया नहीं गया है, और सिग्मा ST को अगर आप कोड में देखोगे IS 456 की जो टेबल नंबर 22 है उसमें दिया है कि अगर 20 mm तक की डाया की बार है तो सिग्मा ST उनके लिए 140 होगा। तो हम वही लेके कैलकुलेट करेंगे, 140 इंटू D डिवाइडेड बाई 4 टो BD kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है 6, तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा 0.6, तो इंटू 0.6 ये रखोगे तो 58 D आ जाएगा। आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। यहाँ पे वैसे सिग्मा ST देना चाहिए, मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो LSM के होते हैं, और वहां पर 0.87 FY करके आप लिख सकते हो ये वैल्यू। बट ये क्वेश्चन आरगोर का है और थोड़ा डिफरेंट है, बट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है कि कंक्रीट की बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन 150 इंटू 300 mm है, उसको सपोर्ट करना एक लाइव लोड को 500 किलो न्यूटन पर मीटर, सिंपल स्पैन है 8 मीटर। अब यहाँ पे लाइव लोड मेंशन करके आपको लोडिंग दी है, इट मींस डेड लोड आपको ऑटोमेटिकली खुद से कैलकुलेट करना है। इसमें पैराबोलिक केबल है जिसकी एसेंट्रिसिटी 75 mm है मिड स्पैन पे और एंड्स पे 0 है।
प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा कि नेट रिजल्टेंट स्ट्रेस जो बॉटम फाइबर पे है मिड स्पैन पे वो 0 हो। ये बीम है, इसमें इस तरीके से अगर प्रीस्ट्रेसिंग की गई है, सेंटर पे सेंट्रिसिटी है, एजेस पे 0 है, तो यहाँ पर किस किस के कारण स्ट्रेसेज आएंगे? ये केबल कंप्रेस कर रही है तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेज आएंगे, केबल इस तरीके से बेंड करेगी इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेसेज आएंगे, सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेंड करेगी, केबल इस तरीके से बेंड करेगी यहाँ पे इसको, क्योंकि लोडिंग जो बेंड करेगा वो ऐसे करेगा सैगिंग वाली, तो केबल वो हॉगिंग वाली करेगी उसके अपोजिट, ताकि उसका इफेक्ट को कम करे। तो ऐसे होगा तो नीचे कंप्रेशन आएगा, लोडिंग के कारण यहाँ पर नीचे टेंसाइल आएगा, तो इसको हम माइनस लेंगे, तो 3 स्ट्रेसेज हो गए यहाँ पर। अब लोडिंग में क्या, लोडिंग कितनी आ रही है 500, तो यहाँ पे लाइव लोड है, प्लस डेड लोड कितना लग रहा है, तो डेड लोड का आप कैलकुलेट करोगे वो आएगा, इसकी डायमेंशंस क्या क्या है 150, तो 0.15 इंटू 0.3 इंटू 1 मीटर की उस लेंथ के लिए हम मतलब लोड को हम किलो न्यूटन पर मीटर की फॉर्म में ले रहे हैं यूडीएल वाले लोड को, मल्टीप्लाई बाई अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर है तो हम 25 लेते हैं स्पेसिफिक वेट, इसको सोल्व करोगे तो 1.125 आएगा, और सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो WL²/8, W की वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे 1.125 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8, इसको सोल्व करोगे तो 49 किलो न्यूटन मीटर आएगा आपका मोमेंट। अब हम स्ट्रेसेस की इक्वेशन लिखते हैं, P अगर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है तो P/A डायरेक्टली कंप्रेसिव फोर्स हो गया, P डॉट E/Z, ये बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेज आ रहे हैं, जो मोमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है केबल, क्योंकि ये सेंट्रिसिटी पे है तो उसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेसेज आएंगे, इसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, FB/Y इज इक्वल टू M/I, तो यहाँ से FB निकाला, ये इक्वल आ गया M/Z I/Y, और M इक्वल होगा P डॉट E, सेंटर पे मोमेंट P डॉट E होगा, क्योंकि सेंटर पे एसेंट्रिसिटी यहाँ पर जो है वो E है, स्मॉल e, माइनस M/Z, जैसे ये निकाला वैसे ही M के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेज आ रहे हैं तो वो FB करके हम निकालेंगे। यहाँ पे अगर अब हम वैल्यूज रखें तो P इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 150 इंटू 300 प्लस P इंटू 10⁻³ इंटू 75 अपॉन 150 इंटू 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस 49 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म कट जाएगी, यहाँ पे 150 इंटू 300 कॉमन आ रहा है, 10⁻³ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कटेगा तो 10⁻³ बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 10⁻6 है। आई क्या है, आज ये किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर से थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 300 है, ये 150 है, तो आई तो हो जाएगा BD³/12, तो 150 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और Z होगा दिस आई डिवाइडेड बाई 300/2, तो ये इक्वेशन आई है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 392 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन लोडिंग ही है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेई के हिसाब से लेंदी है, बट मैंने इसलिए डाला है कि काफी सारी चीजों की क्लैरिटी आए आपको, कि प्री स्ट्रेसिंग के कारण कौन कौन से स्ट्रेसेज आएंगे, मोमेंट के कारण कौन कौन से स्ट्रेसेज आएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।